ठंड में गरीब कचरे वाली का ढाबा। चल बे बाहर आओ, बाहर सट्टा मारी के। माँ माँ, हम गरीबों पर रहम करो भाई, इस कड़कती ठंड में हम कहाँ जाएंगे। तो फिर रोकड़ा निकाल, रोकड़ा सट्टा मारी के। यहाँ पाइप में रहने का वास्ते कल्लू दादा को हफ्ता देना पड़ता है सट्टा मारी के। रूपा और उसके बच्चों पर कल्लू दादा को इस तरह अत्याचार करते देख रघुवीर काका से रहा न गया। वो तुरंत पाइप से बाहर आया और बोला, इस बेचारी पर रहम करो कल्लू दादा, ऐसी ठंड में ये अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी। हमको हफ्ता चाहिए, हफ्ता सट्टा मारी के। बोल, इसका हफ्ता का गारंटी तुम देगा सट्टा मारी के? हाँ, इसके हफ्ते का गारंटी मैं लेता हूँ, अगले हफ्ते से दे देगी। क्यों री रूपा, दे देगी ना? हाँ मैं दे दूंगी रघुवीर काका। रघुवीर के कहने पर कल्लू दादा शांत होकर चला जाता है और रूपा नाले के किनारे पड़े खाली पाइप में रहने ही लगती है। रूपा और उसके तीनों बच्चे कूड़ा बिनने का काम करते थे। वो सुबह होते ही कूड़ा बिनने के लिए निकल जाते थे। सुनो बच्चों, आज हम कुछ ज्यादा खाली बोतलें और प्लास्टिक जमा करेंगे, तभी खाना नसीब हो पाएगा। इसीलिए आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करना। उस दिन वे चारों दिन भर शहर में घूमकर और दिनों से ज्यादा बोतलें और प्लास्टिक इकट्ठा कर लेते हैं। फिर कबाड़ी वाले की दुकान की तरफ जाने लगते हैं तो रूपा मन ही मन सोचने लगती है, आज तो मेरे बच्चों को भरपेट खाना मिल ही जाएगा और हो सकता है बच्चों को खिला पिलाकर 5-10 रुपए की बचत भी हो जाए। मगर जब वो धन्ना कबाड़ी की दुकान पर पहुंचते हैं तो रूपा को मायूसी ही हाथ लगती है। इस सारे कबाड़ का 60 रुपया दूंगा। बस 60 रुपया सेठ? और क्या 600 दे दूं? ले पकड़ 60 रुपए और अपने इन चूजों को लेकर दफाओ यहाँ से। उन 60 रुपयों में से रूपा ने 10 रुपए अपनी ओढ़नी के पल्लू में बांध लिए और बाकी के 50 रुपयों में कुछ चावल और दाल खरीद कर बच्चों के लिए खाना बनाया। माँ, क्या तुम खाना नहीं खाओगी? तुम सब खाओ मेरे बच्चों, मेरी चिंता मत करो। कपाने वाली ठंड में रूपा अपने बच्चों को फटे पुराने चीथड़ों में कपकपाते देखती तो उसका दिल दहल जाता और वो सोचने लगती, लोगों को ऊनी स्वेटर टोपी पहन और कंबल शॉल ओढ़ कर भी सर्दी लगती है, तो मेरे बच्चों का क्या हाल होता होगा। मुझे इनके लिए कुछ तो करना ही होगा। उस दिन के बाद बच्चों को खिलाने के बाद जो थोड़ा बहुत खाना बचता, रूपा उसी को खाकर खुश रहती, पर रोज 5-10 रुपए जरूर बचाती। उनमें से कुछ रुपए तो कल्लू दादा को हफ्ता देने में निकल जाते और कुछ उसके पास बच जाते। एक दिन रूपा बैठे बैठे सोचने लगी, यहाँ नाले के आसपास बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा चलाने लगूं तो इनको सस्ते में खाना मिल सकता है। यही सोचकर रूपा अपनी बचत के पैसों से कुछ आटा, दाल और सब्जियां खरीद कर ले आई और नाले पर सड़क किनारे रोटी सब्जी बनाकर बेचने लगी। आओ आओ भाई, 10 रुपए में भरपेट रोटी सब्जी खाओ। नाले के आसपास कूड़े कचरे के ढेर लगे थे और बहुत बदबू आती थी। ऐसी गंदी और बदबूदार जगह पर रूपा को खाना बेचते देख लोग उससे घृणा करने लगते थे। अरे आओ भाई, 10 रुपए में खाना खा लो, नरम मुलायम रोटी सब्जी दाल और सलाद सब मिलेगा। अंकल, एक बार हमारा खाना खाकर तो देखो। छी छी, ऐसी गंदी और बदबूदार जगह पर खाना कौन खाए? चल हट, जाने दे। नाले की गंदगी, कूड़ा कचरा और बदबू के कारण कोई भी रूपा के खाने की तरफ देखना तक पसंद नहीं करता था। ये देख रूपा मायूस होने लगी। अब क्या होगा? यहाँ तो सभी मेरा खाना देखकर घृणा करने लगते हैं, कोई भी तो खाना खाने को तैयार नहीं होता। रूपा ये सोच ही रही होती है कि तभी कल्लू दादा और उसके आदमी वहाँ आ जाते हैं। कल्लू दादा कहता है, चल बे रूपा, हफ्ता निकाल सट्टा मारी के। इस बार हफ्ता थोड़ी देर से मिलेगा दादा। वो बात यह है कि मैंने सारा पैसा अपने इस छोटे से ढाबे में लगा दिया। ढाबा? कचरे वाली का ढाबा? मजा आ गया सट्टा मारी के। चलो बे, तोड़ डालो इसका सारा ढाबा। कल्लू दादा की ये कहते ही उसके आदमी रूपा की रोटी सब्जी दाल आदि के बर्तन और प्लेटें उठा उठा कर फेंकने लगते हैं। अपने खून पसीने की कमाई को इस तरह से बर्बाद होते देख रूपा चीखने चिल्लाने लगती है, अरे ऐसा जुल्म मत ढाओ कल्लू दादा, ऐसा जुल्म मत ढाओ। नहीं ढाएंगे, बस हमरा हफ्ता टाइम पर दे दे सट्टा मारी के। हाँ दे दूंगी। गरीब रूपा और उसके बच्चों के लिए ये कोई छोटा संकट नहीं था। ढाबा बर्बाद हो जाने के बाद वे सब फिर कूड़ा बिनने को मजबूर हो गए, मगर रूपा ने फिर भी हार नहीं मानी। रूपा ने फिर एक एक पैसा बचाकर कुछ रुपए जमा किए। कुछ समय बीता और रूपा ने फिर से ढाबा चलाना शुरू कर दिया। आओ भाई, इस गरीब के हाथों का खाना भी खाकर देखो, एक बार खाओगे तो बार बार खाने को आओगे। अरे क्यों बेकार में गला फाड़ रही है? ऐसी गंदगी में खड़ा होकर भला कौन खाएगा? हालात लगभग पहले जैसे ही थे।
मगर रूपा ने हिम्मत रखी और उसकी इसी हिम्मत के चलते कुछ उसके जैसे गरीब लोग उसके पास खाना खाने के लिए आने लगे। कहो भाई, रोटी सब्जी खाकर कैसा लगा? बिना मक्खन के भी रोटी अच्छी ही है, और सब्जी की तो पूछो ही मत, एकदम लजीज बनी है, लजीज। 10 रुपए में इतना लजीज खाना मिलता ही कहाँ है। एक दिन जैसे ही रूपा ताजा और गर्मा गर्म खाना बनाकर ग्राहकों के लिए सजा ही रही थी कि तभी सौरभ की कार उसके ढाबे के सामने आकर खराब हो गई। ओहो, इसे भी यहीं आकर खराब होना था। कितनी बदबूदार जगह है ये, यहाँ खड़ा रहना तो बड़ा मुश्किल है। ये कहते कहते सौरभ की नजर रूपा के ढाबे की तरफ जाती है और ढाबे पर रखा खाना देखकर वो पेट पर हाथ फेरते हुए कहता है, पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। सामने रखा खाना देखकर मन करता है कि अभी जाकर खाने पर टूट पड़ूं, पर छी, यहाँ चारों तरफ फैली गंदगी तो देखो। मैं यहाँ खाना कभी नहीं खा सकता। सौरभ काफी देर तक यही सोचता रहा, मगर फिर भूख से परेशान होकर रूपा के ढाबे पर पहुंच ही जाता है और उसके हाथों का बना खाना खाकर प्रसन्न मन से कहता है, आपके हाथों का बना खाना खाकर मजा आ गया। अगर तुम यही खाना इस गंदगी से दूर जाकर बेचो तो लोग तुम्हारे पर टूट पड़ेंगे। साहब, मुझ गरीब को लोग यहाँ नहीं टिकने देते, फिर अच्छी जगह पर भला कौन खड़ा होने देगा? मैं खड़ा होने दूंगा? मेरी बाजार में कपड़ों की दुकान है। आप एक काम कीजिए, मेरी दुकान के सामने अपनी खाने की ठेली लगा लीजिए। ये सुनकर रूपा बहुत खुश होती है और उस दिन के बाद वो सौरभ की दुकान के सामने खाने की ठेली लगाने लगती है। इस काम में उसके बच्चे भी उसका पूरा साथ देते हैं। रूपा के हाथ का बना लजीज खाना लोगों को बहुत पसंद आता है और उसका काम चल निकलता है। मेरे लिए एक थाली लगा दो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। जल्दी से मेरी भी एक गर्मा गर्म थाली लगाओ। वाह, आपका खाना तो बड़ा ही लजीज है। मेरे लिए एक थाली पैक भी कर दीजिए। कुछ और समय बीत जाता है। धीरे धीरे रूपा की ठेली की कमाई बढ़ती ही जाती है और कुछ साल बाद वो अपना शानदार ढाबा बना लेती है। इस तरह एक कूड़ा बिनने वाली अपनी मेहनत और लगन से अमीर ढाबे वाली बन जाती है। कुरकुरे कुरकुरे समोसे चाट। वाह शांति, हमारी बेटी भी अब अच्छी दुकानदार बन गई है। फिर काजल की स्टॉल पर भीड़ हो जाती है। काजल सबको चाट बना बना कर देती है और शांति पैसे काटती है। गरीब समोसा चाट वाली, खाना क्या तुम्हारा बाप देगा? अभी तक झाड़ू ही लगा रही है, यहाँ पति भूखा मर रहा है। जी अभी लाते हैं। काजल झाड़ू रखकर रसोई से खाना लाकर विजेंद्र को देती है और वापस अपने काम में जुट जाती है। काजल अपने पति और ससुर की सेवा में अपना पूरा दिन लगा देती है। उधर विजेंद्र भी नाश्ता करके अपनी दुकान चला जाता है। मेरे पास तो पैसे भी जुगाड़ नहीं हुए, अब कर्जदारों को क्या जवाब दूंगा? इतने में ही एक कर्जदार विजेंद्र की दुकान पर आ जाते हैं। क्या भाई, पैसा दोगे या नहीं? और इस बार जो पैसे न मिले तो तुम्हारी दुकान से सामान उठा ले जाएंगे। नहीं नहीं, हम दे देंगे जल्दी। विजेंद्र रात को घर लौटता है और घर का दरवाजा खटखटाता है। काजल दरवाजा खोलती है और कहती है, कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, आज आपकी पसंद का खाना बनाए हैं हम। जब देखो इस अपशगुनी का मुंह देखने को मिलता है। जब से हमारी जिंदगी में आई है हम बर्बाद होते जा रहे हैं। अरे हमने तो पहले ही मना किया था इस लड़की से शादी मत करो, लेकिन तुम हमारी सुनो तब तो। अरे हमका क्या पता था बाबूजी कि एक कुछ नहीं लेकर आएगी। हमका लगा था कि बहुत दहेज मिलेगा। हम कौन जान रहे थे कि इसका बाप कुछ भी ना देगा। किस्मत फूट गई हमारी। बस बहुत हो गया। आज तक हम एक शब्द नहीं कहे, लेकिन हमरे बापू के खिलाफ हम एक शब्द भी नहीं सुन सकते हैं। अब एक पल के लिए भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ताऊ तो ऐसे दिखा रही जैसे कितना पैसा हमें दे रखी है। जाओ, निकल जाओ हमारे घर से। 2 दिन में ही आटे दाल चावल का भाव पता चल जाएगा। वापस मुंह उठाकर यहीं आएगी, इसको रखेगा ही कौन? काजल विजेंद्र के घर से निकल जाती है और उसकी बेटी शांति भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और कहती है, माँ हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगी, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। काजल शांति को भी अपने साथ ले जाती है और थोड़ी दिन के लिए अपने मायके चली जाती है। हरी शांति और काजल को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन काजल अपने मायके की हालत देखकर रो पड़ती है और सारी बातें छुपा लेती है और सोचती है, अगर बापू को पता चला कि हम अपना ससुराल छोड़कर आए हैं तो वो बिना मौत की मार जाएंगे। हम उन्हें कुछ नहीं बता सकते। 2-4 दिन में काजल अपने मायके से चली जाती है और भटकते भटकते रेलवे स्टेशन जाकर बैठ जाती है।
माँ, हम लोग कहाँ जाएंगे? पता नहीं मेरी बच्ची, लेकिन तेरी माँ कुछ न कुछ तेरे लिए जरूर करेगी। स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन आकर रुकती है और समोसे कचौड़ियाँ लेकर लोग ट्रेन में बेचने के लिए चढ़ते हैं। समोसे ले लो, समोसे, गरम गरम समोसे ले लो। समोसे वाले को देखकर शांति कहती है, माँ, तुम भी बहुत टेस्टी समोसे बनाती हो। तुम्हारे समोसे का कोई जवाब ही नहीं। तुम्हारे समोसे खाने के लिए तो लोगों की लाइन लग जाएगी। ये लोग के समोसे तो तुम्हारे आगे कुछ नहीं। क्यों ना हम भी समोसे बेचना शुरू कर दें? कहे तो तुम ठीक रही हो, लेकिन पहले से ही इतने लोग समोसे बेच रहे हैं, हमसे कौन समोसे खरीदेगा? फिर भी एक बार तुम्हारे कहने से कोशिश कर लेते हैं। काजल और शांति बाजार जाते हैं। काजल अपनी पायल बेचकर समोसे बनाने के लिए बर्तन और चूल्हा खरीद लेती है और भाड़े पर स्टेशन के बगल में ही एक कमरा ले लेती है। अगले दिन काजल और शांति स्टेशन पर एक स्टॉल लगाती है। काजल गरम गरम समोसे उतारती है और कहती है, शांति, हम क्या सोच रहे हैं, समोसे तो हर कोई बना रहा है, क्यों ना हम कुछ अलग बनाकर बेचे, ताकि ग्राहक हमारे स्टॉल की ओर आकर्षित हो। तो हम समोसे के साथ साथ समोसे चाट बनाएंगे। हाँ माँ, दिमाग तो अच्छा लगाई हो। शांति चाट बनाने की सारी तैयारी करती है। शांति ग्राहकों को आवाज लगाती है, समोसे चाट, गरम गरम समोसे चाट, खाते ही जान आ जाएगी। कुरकुरे कुरकुरे समोसे चाट, जल्दी जल्दी खाओ। देखते ही देखते काजल के स्टॉल पर भीड़ लग जाती है और शाम होते होते उसके सारे समोसे बिक जाते हैं। एक ही दिन में काजल अच्छी कमाई कर लेती है। कमाए हुए पैसे से काजल अपने स्टॉल के लिए कुछ और सामान ले आती है और अगले दिन दुगना समोसा बनाती है और शांति ग्राहकों को इकट्ठा करने लगती है। गरम गरम समोसे चाट, आपके शहर में पहली बार। जो पहले आएगा वो पहले लुत्फ उठाएगा। कुरकुरे कुरकुरे समोसे चाट। वाह शांति, हमारी बेटी भी अब अच्छी दुकानदार बन गई है। फिर काजल के स्टॉल पर भीड़ हो जाती है। काजल सबको चाट बना बना कर देती है और शांति पैसे काटती है। शाम होते होते काजल के सारे समोसे बिक जाते हैं। अब दोनों माँ बेटी मिलकर अच्छा खासा कमा लेती है। दिन यूं ही बीतने लगते हैं और काजल स्टेशन पर समोसे बेचने वाले लोगों की आंखों में खटकने लगती है। काजल की स्टॉल चलने के कारण उन लोगों के समोसे पड़े रहने लगे। ये 2 दिन की आई औरत हम लोगों का धंधा बंद करवाने पर लगी है। और इस स्टॉल में आग लगा देंगे, हमारे एरिया में आकर हमसे पंगा ले रही। रात को जब काजल और शांति अपने भाड़े के घर में रहते हैं, तब कुछ स्टेशन के दुकानदार काजल के स्टॉल में आग लगा देते हैं और अगले दिन जब दोनों माँ बेटी समोसे की पूरी तैयारी करके अपने स्टॉल पर आती हैं, तो उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और शांति रोने लगती है। माँ, अब हम क्या करेंगे? कहाँ से हम खाएगी? हमारा सब कुछ चला गया। कोई बात नहीं बेटी, ये जगह हमारी थोड़ी थी। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। काजल और शांति रोते हुए सारे सामान लेकर वापस घर चली जाती है। स्टेशन के दुकानदार बहुत खुश होते हैं। हमारे एरिया में आकर हमसे पंगा, अब मुक्की खाकर गिर गई ना। काजल घर जाकर समोसे बनाती है और घर पर ही चाट बनाने की तैयारी कर लेती है और सब सामान एक बड़ी सी टोकरी में रखकर शांति के साथ स्टेशन पहुंच जाती है। और जैसे ही प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन आकर रुकती है, काजल और शांति उस पर चढ़ जाते हैं। गरम गरम समोसे चाट, कुरकुरे कुरकुरे चाट ले लो, टेस्टी टेस्टी चाट। ट्रेन पर बैठे लोग समोसे की स्मेल से ललचाने लगते हैं और हर कोई काजल को बुलाता है। ए, समोसा चाट वाली, एक प्लेट तो बनाना। काजल फटाफट चाट बनाती है और शांति पैसे लेती है। कस्टमर को चाट बहुत पसंद आते हैं। वाह, क्या चाट है। ट्रेन के 2 से 3 बुग्गी में ही काजल के समोसे चाट खत्म हो जाते हैं। अब काजल और शांति रोज इसी ट्रेन के अंदर ही समोसे चाट बेचा करती हैं और बहुत कम वक्त में ही काजल अच्छी खासी रकम जमा कर लेती है और एक छोटा सा घर खरीद लेती है। इस बात की खबर विजेंद्र को लग जाती है और इधर कुछ दुकानदार काजल और शांति के दुश्मन बन जाते हैं। एक रोज विजेंद्र और गजेंद्र काजल के घर जाते हैं। काजल,
हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गवा। अब तुम और शांति अपने घर चल लो, हम साथ मिलकर समोसे बेचेंगे। हमका पता है दोनों बाप बेटे काहे आए हैं यहाँ। ले लीजिए पैसे और यहाँ से दफा हो जाए। हम दोबारा वहाँ कभी नहीं जाएंगी। हम लोग की चिंता नहीं है तुम लोगों को, बस पैसे की लालची हो। पैसे देखकर मक्खी की तरह आ गए। काजल कुछ पैसे देकर दोनों को निकाल देती है। काजल और शांति अब समोसे बेच बेच कर बहुत फेमस हो जाती है और खुशी से एक साथ रहने लगती है।